हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अपना नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। जिस किसी ने भी आप में से अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखेंगे उसमें जो कहानी बताई गई थी उसके आगे क्या हुआ। पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से गांधी जी अपना कॉन्सेप्ट सत्याग्रह इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। उस सत्याग्रह से क्या क्या होता है, उसके बाद एक रॉलेट एक्ट आता है जिसके अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह भी अनाउंस किया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह थोड़ा सा वॉयलेंट हो जाता है जिसमें जनरल डायर ओपन कर देते हैं फायर। वो इंसिडेंस होता है जलियांवाला बाग का। इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि उस इंसिडेंस के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हुए, क्या क्या हुआ, इंडियंस ने क्या किया जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, और फिर जब इंडियंस ने कुछ किया तो उसके जवाब में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये हम देखेंगे। जब गोलियां चलाई गई इंडियंस पे तो उन्होंने अपने तरीके से उसका विरोध किया। टाउन्स के अंदर लोगों ने रैलीज निकाली, लोग सड़कों पर आ गए और बहुत बड़ी जो नंबर था उसमें मार्च वगैरह निकालने लगे। इवन उनके जो कुछ क्लैशेस भी हुए पुलिस के साथ, यानी कि अब वो भी वायलेंस से ही जवाब देना चाह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर, स्ट्राइक्स की और पूरी तरह उस पूरे रीजन में अफरा तफरी मच गई थी। ब्रिटिशर्स ने भी उसका जवाब उतनी ही सख्ती से दिया। उन्होंने ह्यूमिलेट किया जो भी सत्याग्रही होते थे उनको, और उनको टेरराइज किया। उनको बहुत ज्यादा मारा जाता था, छड़ी से पीटा जाता था पब्लिकली, और उनको जमीन पर जो है नाक रगड़ने के लिए बोला जाता था और आते जाते लोगों को सलाम करने के लिए भी कहा जाता था। ये उनके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये डिस्करेज हो जाए, जो भी सत्याग्रही हैं वो डिस्करेज हो जाए। सिर्फ इतने से बात नहीं बनी, तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब के पास के कुछ गांवों में बॉम्बिंग तक कराई थी। यानी कि लोकल जो एजिटेशन है उसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को बॉम्बिंग तक करानी पड़ रही थी। इतनी बात आगे बढ़ गई थी। ये सारी चीजें देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि ये तो मेरे सत्याग्रह का पर्पस नहीं हो सकता। ये मेरे सत्याग्रह के मीनिंग से, यानी कि सत्याग्रह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीजें वॉयलेंट हो जाएं। ये हमने पिछले वीडियो में इसको देख ही लिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें जब होने लगी तो उन्होंने अपना ये जो पूरा मूवमेंट था उसको वापस ले लिया। गांधी जी ने मूवमेंट वापस जरूर ले लिया, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। उन्होंने सोचा कि किस तरीके से ये मूवमेंट तो हमने ले लिया वापस, लेकिन अब और ज्यादा इफेक्टिवली इस मूवमेंट को किस तरीके से चलाया जाए, या कोई दूसरा मूवमेंट किसी और नाम से चलाया जाए कि हम स्वराज्य ला पाए। स्वराज्य, स्वराज्य यानी कि स्वतः का राज्य, अपना खुद का राज्य, इंग्लिश में होम रूल कह देते हैं उसको। ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ना रूल करके इंडियंस खुद रूल करेंगे, वो स्वराज्य बोला गया। तो गांधी जी ने सोचा कि ये काम करने के लिए हमको मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों को साथ लाना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं, और अब जो मूवमेंट हो उसमें बहुत बड़े नंबर तक जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जो रॉलेट सत्याग्रह था उसकी एक लिमिटेशन ये भी थी कि वो सिर्फ टाउन्स तक ही सीमित रह गया था, यानी कि वो गांव तक या और जो दूर दराज जो इलाके थे वहां तक नहीं स्प्रेड हो पाया था। तो अब जो मूवमेंट है वो और ज्यादा वाइड होना चाहिए, और ज्यादा वाइड स्केल पे होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उसकी इफेक्टिविटी भी ज्यादा आएगी। तो इसमें हम देखते हैं ही डिसाइडेड टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर, सो ही टेक खिलाफत इशू। यहां पर हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि खिलाफत इशू क्या था जिसको गांधी जी आगे जाके सपोर्ट करेंगे। खिलाफत इशू जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ एक इंसिडेंस हुआ था जहां से खिलाफत इशू आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर था टर्की के अंदर। ऑटोमन एम्पायर था टर्की के अंदर जो कि हार जाता है, ब्रिटिशर्स हरा देते हैं ऑटोमन एम्पायर को। तो एक र्यूमर उड़ता है कि एक हार्श ट्रीटी इंपोज की जाएगी जो टर्की के खलीफा हैं
उनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके ऊपर एक हार्श ट्रीटी इंपोज की जाएगी। अब वो जो ट्रीटी है वो हो तो रही है खलीफा के खिलाफ, लेकिन क्योंकि खलीफा जो है स्पिरिचुअल हेड माने जाते थे मुस्लिम्स के, वो मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड है, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया में खिलाफत कमेटी फॉर्म होती है। और इसको फॉर्म किया था, और ये हुई थी, फॉर्म कहां हुई थी? बॉम्बे में फॉर्म होती है। और इसको फॉर्म किया था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने फॉर्म किया था। और ये मिलते हैं, जब ये फॉर्म हो गई इसके बाद ये मिलते हैं गांधी जी से, और गांधी जी को दिखता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि इस इशू को अगर हम अपने मूवमेंट के साथ मिला लेते हैं तो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनाइटेड पावर हम लगा पाएंगे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी। इन 1920 सितंबर कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, गांधी जी कन्विंस कर पाए जो अदर लीडर्स थे, कांग्रेस के जो अदर लीडर्स थे, उनको कन्विंस कर पाए कि नॉन कॉपरेशन, खिलाफत और स्वराज्य को एक साथ क्लब कराया जा सके, एक साथ जोड़ के देखा जा सके। तो ये कांग्रेस जो है लीडर्स इसको में कन्विंस हो पाए इन ईयर 1920। इसके बाद एक और नाम आता है नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन हम यहां पे भी देख लिया हमने, लेकिन उसकी नीड क्या थी, कैसे ये आइडिया कैसा है कि नॉन कॉपरेशन ही करना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने एक बुक लिखी थी 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। बुक का नाम था हिंद स्वराज। इसके अंदर गांधी जी ने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रूल कर रहे हैं वो इंडियंस की सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं, यानी कि इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं इसलिए वो रूल कर रहे हैं। और अगर इंडियंस उसमें कॉपरेट करना बंद कर दें तो वो 1 साल से ज्यादा रूल नहीं कर पाएंगे, दे हैव टू लीव। सारे इंडियंस अगर एक साथ जो है उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो फिर वो रूल नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट उनका था, इस बुक के अंदर मेंशन हुआ था, जो कि 1 साल तक वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर उन्होंने आगे अपने मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो एक कंबाइंडली आगे चलेगा उसके अंदर इसको अप्लाई कराएंगे। तो उन्होंने ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है प्रपोज किया। कांग्रेस का सेशन है, लोगों जो लीडर्स हैं उन सबको कन्विंस करने के लिए कि हम इस आइडिया के साथ अब आगे अपने मूवमेंट में बढ़ेंगे। तो उन्होंने ये जो आइडिया था इसको प्रपोज किया। तो यहां हम देखते हैं, ही प्रपोज्ड दैट द टाइटल्स शुड बी सरेंडर्ड। नॉन कॉपरेशन में होगा क्या कि जो भी टाइटल्स हैं वो सरेंडर किए जाएंगे। टाइटल्स होते हैं कोई भी ओहदा या कोई एक प्राइज वगैरह दिया जाता है, वो जो टाइटल्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो टाइटल्स को सरेंडर किया जाएगा, जो भी ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए उनको वापस किया जाएगा। इसके अलावा बॉयकॉट किया जाएगा सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस में जो भी लोग हैं वो उसे बॉयकॉट करेंगे, कोर्ट्स को बॉयकॉट किया जाएगा, ये जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट किया जाएगा। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है ये अभी हम समझेंगे। बहरहाल ये सारी चीजों को बॉयकॉट करना ये नॉन कॉपरेशन का जो है एजेंडा था आगे के लिए, इस बात को प्रपोज किया गया। फिर हम देखते हैं अगर फोर्स यूज हुआ तो फिर हम डिसोबीडियंस में आ जाएंगे, डिसोबे भी कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे अगर फोर्स यूज होता है हमारे अगेंस्ट में तो ये भी प्रपोज था उसमें। इन 1920 समर गांधी जी एंड शौकत अली, गांधी जी विद शौकत अली ब्रदर्स, जो दोनों थे मोहम्मद अली शौकत अली, उनके साथ पूरे इंडिया का टूर करते हैं और सब लोगों को कन्विंस करना शुरू करते हैं इस आइडिया के लिए कि वो इसमें सपोर्ट करें। देखते हैं फिर क्या होता है। जब ये आइडिया आया कांग्रेस के अंदर कि इस तरीके से हमें करना है, तो कांग्रेस में भी डिविजन्स हो गए, ये 2 डिविजन्स हो गए तसस फॉर द मूवमेंट। कुछ लोग उसके फेवर में थे और कुछ उसके अगेंस्ट में भी थे। तो देखते हैं अगेंस्ट में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो अगेंस्ट में हुए। तो सबसे पहले तो ये था कि दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। अब देख समझते हैं इसको। कुछ कांग्रेस मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि हम जो काउंसिल के इलेक्शंस हैं उनको बॉयकॉट करें, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी चीज मिली हुई है हमको कि उसके जरिए से हम एटलीस्ट अपना कुछ इंटरवेंशन जो है लोगों की लाइफ पर ला सकते हैं, या ब्रिटिशर्स के जो रूल्स हैं उस पर कुछ चेक लगा सकते हैं।
और ये जो काउंसिल इलेक्शंस है ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडियंस बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं डिफरेंट उस पे, गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कि ये इंडियंस को कुछ पावर दे रहा था। इलेक्शंस कराए जा रहे थे इंडिया में एज पर दिस एक्ट, और जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल्स में डिवाइड कर दी थी, जैसे हम आजकल देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये उस वक्त ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डिवाइड हो चुकी थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने इश्यूज थे कुछ, और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने इश्यूज थे, लाइक एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, और सैनिटेशन है, और लोकल सेल्फ के जितने इश्यूज हैं वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू का है, लॉ का है, वो सारे इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे या ब्रिटिशर्स के पास थे एक तरीके से। बस इसमें एक पॉइंट था कि ब्रिटिशर्स जो है किसी भी रूल को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना रही है उसको ओवर रूल भी कर सकते थे। तो ये इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्रॉबैक था। तो ये जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते थे, यहाँ के लोग, कांग्रेस के लोग, जो डिफरेंट लोग थे वो पार्टिसिपेट करते थे, और फिर उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन मिल जाता था, अपना रोल प्ले करने के लिए मिल जाता था, यहां पर रूल करने के लिए मिल जाता था। तो वो एक तरीके से ईज करना चाहा था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमें इससे सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमको तो कंप्लीट जो है स्वराज्य ही चाहिए। तो ये इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे कुछ कांग्रेस के लोग, इसलिए उन्होंने इस प्रपोजल को अभी मानने में वो आनाकानी कर रहे थे। आगे देखते हैं, इट माइट लीड टू द वायलेंस ऑल्सो, कि जो हमने अभी देखा था रॉलेट सत्याग्रह में वो वायलेंट हो गया था, तो ये भी जो हम नॉन कॉपरेशन और इतना बड़ा मूवमेंट चलाने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी वायलेंट हो जाए। तो इस वजह से भी वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। बट फाइनली इन 1920 कांग्रेस का जो नागपुर सेशन था, इसमें नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था इसको अडॉप्ट कर लिया गया। उन्होंने इसको कहा कि ठीक है, वी आर गोइंग टू इट। जो दोनों ग्रुप थे, जो कुछ सपोर्ट कर रहे थे उसे और जो अपोज में थे, वो दोनों लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए और उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इसको सपोर्ट करेंगे। तो फाइनली ये मूवमेंट बिगिन होता है जनवरी 1920 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या हुआ, वेरियस ग्रुप्स वर हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। ये इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि किस तरीके से ये इसका रिजल्ट आया, ये एग्जीक्यूट हुआ। सारे ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, तो सभी की अपनी अलग एस्पिरेशंस थी। हम यहां पर अभी 2 एस्पिरेशंस देखेंगे कि शहरों में कैसे वो जो मूवमेंट था वो चला, और फिर देखेंगे कि विलेजेस में या कंट्री साइड में उसका क्या इफेक्ट आया। तो शहरों में देखते हैं क्या हुआ। मूवमेंट्स इन टाउन, यहां पर ज्यादातर मिडिल क्लास ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हमें पता है शहर में ज्यादातर मिडिल क्लास ही रहते हैं। मिडिल क्लास में कौन कौन लोग थे? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जॉब्स छोड़ दी, स्कूल्स छोड़ दिए, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, ये सारा उन्होंने गिव अप कर दिया। इसके अलावा जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, और भी जो जॉब्स थी गवर्नमेंट जॉब्स उनको छोड़ दिया, शॉप्स को बंद कर दिया, वो सारे काम उन्होंने किए। जो भी चीजें यहां प्रपोज थी, टाइटल्स भी सरेंडर किए गए, काफी कुछ किया गया। तो ये सारी चीजें यहां कर दी गई उन्होंने, और काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया गया। ठीक है, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था वो भी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। लेकिन सिर्फ एक जगह थी, ये एक्सेप्शन है कि मद्रास के इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं हुए थे, और उसमें भी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, वो थी जस्टिस पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी नॉन ब्राह्मण्स की पॉलिटिकल पार्टी थी, और इन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है कि हर बार कांग्रेस ही लड़ती है इलेक्शंस, और उसमें ब्राह्मण्स और हायर कास्ट के लोग होते हैं, वो जीत जाते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, पीपल हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा और फिर उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। दे हैव पार्टिसिपेटेड, तो ओनली इन मद्रास दे हैव पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शंस, अदरवाइज इट वाज टोटली बॉयकॉटेड, टोटली बॉयकॉट। देखते हैं उसका इफेक्ट क्या क्या निकला। फिर जो पूरा सिटी के अंदर, जो टाउन्स के अंदर जो मूवमेंट हुआ, इसका इफेक्ट क्या निकलता है। फॉरेन क्लोथ्स जो है बॉयकॉट कर दिए गए। जो भी विदेशों से कपड़ा बन के आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा था बन के, वो पूरा बॉयकॉट कर दिया गया। उसकी होली भी जलाई गई, बॉनफायर भी उसका जलाया गया।
इसके अलावा लिकर शॉप, शराब की दुकानों को भी बाधित किया गया कि वो भी ना चल पाए। इंपोर्ट इस वजह से आधा रह गया 1921 से लेके 22 तक, ये वही ड्यूरेशन है, और इसमें इंपोर्ट 102 करोड़ से 57 करोड़ पर आ गया, लगभग हाफ के अराउंड वो हो जाता है। इसी वजह से मर्चेंट्स ने भी फॉरेन गुड्स में ट्रेड जो डील करना है उससे डिनाई कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स में डील नहीं करेंगे। इसके अलावा पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इंडियन क्लोथ्स एंड गुड्स, इंडियन क्लोथ्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये जो मूवमेंट था इसका इफेक्ट टाउन्स में बहुत अच्छे से हो रहा था। आगे देखते हैं विलेजेस में इसका किस तरीके से असर हुआ और वहां के लोगों ने इसको कैसे देखा। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अवध का एग्जाम्पल है। अवध यूपी का, ईस्टर्न यूपी का एक पार्ट है, मिड से लेके ईस्टर्न तक एक ये प्रोविंसेस हुआ करती थी पहले, तो उसका पार्ट है अवध। यहां पर ये जो मूवमेंट था पूरा वो लीड किया बाबा रामचंद्र ने। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बाबा रामचंद्र जो थे ये सन्यासी थे और ये एक इंडेंचर्ड लेबर के तरीके से फिजी में रहकर आए थे। इंडेंचर्ड लेबर क्या है? इंडेंचर्ड लेबर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लेबर करने के लिए यहां से लोगों को डिफरेंट मतलब अक्रॉस द ओशियन डिफरेंट आइलैंड्स पर काम करने के लिए ले जाया जाता था और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उनको ज्यादातर वहां से नहीं आ पाते थे और कुछ लौट कर आ भी जाते थे। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसको डिटेल में। एक तरीके से स्लेव ट्रेड से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टाइम लिमिट के साथ जो है इंडेंचर्ड लेबर इन्होंने फ्रिजी में काम किया था, ठीक है। तो ये उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको अपनी आंखों से देख कर आए थे। तो बाबा रामचंद्र ने उस मूवमेंट को जो है लीड किया अवध में। और देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। मूवमेंट्स वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ताल्लुकदार्स। वहां पर ब्रिटिशर्स तो इतने नंबर में नहीं थे, लोग नहीं देखते थे, उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन जो लोग थे उनको लैंडलॉर्ड और ताल्लुकदार जो हुआ करते थे उनसे ही प्रॉब्लम थी सारी की सारी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? वहां पर बेगार कराया जाता था उनसे। बेगार यानी कि काम करा लेते थे और उसका पैसा नहीं देंगे, वर्क विदाउट पे। तो वर्क विदाउट पे कराया जाता था, बेगार कराया जा रहा था, तो इससे वो लोग बहुत परेशान थे। इसके अलावा इनसिक्योरिटी थी एज टेनेंट। कोई लैंड उनको कल्टीवेट करने के लिए दे दी गई तो उनको कभी भी उससे निकाल दिया जाता था और उनको घर से भी निकाल दिया जाता था ताकि वो उस पर अपना जो है हक ना जमाने लगे। लेकिन उससे उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी। तो वहां के लोग क्या चाहते थे? वहां के लोग चाहते थे कि जो रेवेन्यू है उसको तो रिड्यूस किया जाए। जो अवध के लोगों की जो डिमांड थी वो थी कि रेवेन्यू को तो रिड्यूस किया जाए, इसके अलावा बेगार जो प्रैक्टिसेस है इसको एबॉलिश किया जाए, पूरी तरीके से इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए और सोशल बॉयकॉट किया जाए लैंडलॉर्ड्स का, कि इनसे कोई अपना वास्ता नहीं रखेगा, इनसे कोई बातचीत नहीं करे, कोई रिलेशन नहीं रखना इनसे। जो लैंडलॉर्ड्स हैं बहुत ज्यादा नाराजगी, गुस्सा था इनके लिए। तो ये तो थी उनकी डिमांड्स और बाबा रामचंद्र ने उनको लीड किया। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या हुआ, मतलब इन्होंने मूवमेंट जब हुआ तो क्या क्या हुआ। तो अवध में हम देखते हैं नाई धोबी बंद, ये एक नया टर्म हो सकता है लेकिन ये आपको नोन होगा। नाई मतलब के बार्बर से है जो बाल काटते हैं, और धोबी यानी कि जो वॉशरमैन होते हैं, कपड़े जो धोते हैं। तो ये सर्विसेज, नाई और धोबी की सर्विसेज ताल्लुकदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको प्रोवाइड कराते थे। विलेजर्स थे, जो पीजेंट्स थे वो प्रोवाइड कराते थे उनको ये सर्विसेज। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तो उन्होंने ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराना बंद कर दिया कि अब जो है ना तो उनको बार्बर मिलेगा और ना ही उनके कपड़े वहां पर धुलेंगे। तो ये उनका तरीका था अपना उसको करने का। इसके अलावा जब ये चीज देखी तो जवाहरलाल नेहरू गए थे 1920 में, जून 1920 में वो जाते हैं अवध में ताकि वो समझ सके वहां के लोगों की प्रॉब्लम। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है और ये जो है 20 में जवाहरलाल नेहरू वहां पर विजिट करते हैं और जब उन्हें दिखता है कि यहां पर प्रॉब्लम काफी ज्यादा है तो वहां पर एक ओथ किसान सभा स्टैब्लिश करी जाती है। एक ग्रुप स्टैब्लिश किया जाता है जिसका नाम है ओथ किसान सभा। और इसको किसने स्टैब्लिश किया था? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और जो लीडर्स थे उन्होंने मिलकर इसे स्टैब्लिश किया। 300 ब्रांचेस हो गई थी इसकी एक ही महीने के अंदर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी उस वक्त यहाँ पे और बहुत ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ गए थे।
ये इसलिए किया गया था ताकि कुछ ऑर्गेनाइज किया जा सके, और द एफर्ट्स वाज मेड टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये नेहरू जी यहां पर इसको करने में कामयाब हो जाते हैं। हमने देखा किस तरीके से टाउन्स में उसका इफेक्ट आ रहा था, किस तरीके से अवध में इफेक्ट आ रहा था। लेकिन अभी ये जो ईयर है ये 1920, 1921, 22 है, और हमें पता है कि जो इंडिया को फ्रीडम मिली है वो 1947 में जाके मिली है। तो यानी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्या ये अप्लाई हो जाएगा? क्या ये सक्सेसफुल हो गया? क्या इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, या फिर कुछ कहीं पर ये फेल भी हुआ? क्यों फेल हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया, या फिर उसके बाद गांधी जी ने और कौन सा स्टेप चला जिससे कि वो आगे फ्रीडम तक पहुंचा पाए इंडिया को? ये आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मीनवाइल आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाए, और इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।